24 डिग्रीज पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है, अभी अब सारा आलम साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान में टेम्परेचर्स क्या है, वहाँ के लोगों के टेम्परेचर्स तो हाई हैं। मैं आप मुल्क की टेम्परेचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गर्मी सर्दी की बात। एनीवे मेरे साथ शाज़े मलिक जी मेरे साथ हैं। शाज़े जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप? मजदूरी कैसे हैं आप? मैं तो वैसे ही हूँ, आप कैसे हैं? वैसे ही हैं। गोली शोली खा ली आपने? बिल्कुल पाकिस्तानी दवाइयाँ खा रहे हैं, पाकिस्तानी दवाइयाँ खा ली हैं, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, आपको इटली जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एनीवे मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ जनाब अफसार आलम साहब मेरे साथ हैं। आज पहली दफ़ा मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर, कैसे हैं आप? बरकातहू, मैं ठीक हूँ, आप सबको भी सलाम। और यहाँ पे भी टेम्परेचर तकरीबन आप जितना ही है, 25 है इस वक्त, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाहर तो अच्छी हवा चल रही है क्योंकि कश्मीर की तरफ बारिश शुरू हो चुकी है और इस्लामाबाद में भी शायद बारिश हो, लेकिन दूसरे मुल्क में, बाकी मुल्क में शायद टेम्परेचर ज़्यादा हो। लेकिन इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर इस वक्त लो है और जहाँ अच्छी हवा चल रही है, ये सिर्फ आर्जी है। अभी गर्मी शुरू होने वाली है शदीद अगले कुछ दिनों में, तो देखते हैं कि उस आप ये अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये सियासी तौर पे बात कर रहे हैं या टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं कि लोगों में गर्मी आने वाली है? सियासी तौर पे कर रहे हैं वो कि आप देखिए, शायर और नसर निगार जो होते हैं ना, वो अपनी बात कह देते हैं। जुबानी ये सुनने वालों पर और पढ़ने वालों पर डिपेंड करता है कि वो उसका तर्जुमा क्या करते हैं, उसमें से क्या माने निकालते हैं। सही बात है। अच्छा। अभी मैं जो नई न्यूज़ पढ़ रहा था उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था निजी टीवी को, और उस पर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन होंगे और इलेक्शन वक्त पे होंगे और नई मर्दमशुमारी के साथ होंगे। फिर जनाब सनाउल्लाह साहब का वो जब इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, 2017 के जो 2019 कब हुए थे उससे पहले मरदमशुमारी, हमारी मरदमशुमारी जो पुरानी मरदमशुमारी है उसके तहत हम 2017 में हुई थी मरदमशुमारी, 2017 में। तो उसके लिहाज से हम करेंगे। तो इनके पास क्या ये टाइम है कि नई मरदमशुमारी के तहत ये इलेक्शन करवाएं, और इनके पास इतना टाइम है कि ये सारा स्मूथली हो? क्या कहेंगे? क्या लेकिन आज मजिद भाई एहसन इकबाल साहब का भी एक वो आ गया है। हेलो जी अफसार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शादी, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेरी वेल। अच्छा, आज वो उनका एहसन इकबाल साहब का भी मैसेज आ गया जी कि वो कहते हैं जी कि हाँ बिल्कुल अभी तो 90 डेज़ में नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब ने जो सरप्राइज़ दिया है कि जी अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस जो है वो होएगा, क्योंकि PMLN तो चाहती है, लेकिन PPP और जो दूसरी पार्टीज़ थी वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि ये डिमांड जो है वैसे भी रखी थी इन्होंने MQMP वालों ने कि नहीं नए सेंसस होंगे तो ही होंगे। तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी फिर तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन तो नहीं हो रहे, वही जो हमारी प्रेडिक्शन थी। तो ये चक्कर है। नहीं, आपकी प्रेडिक्शन होगी ये कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मेरी प्रेडिक्शन अभी भी यही है कि इलेक्शंस हो रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर वो थोड़ा डिले होते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन ज़रूर होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मर्दमशुमारी वाला जो इशू है ना, ये काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि अब आईनी रिक्वायरमेंट भी ये है कि जब मर्दमशुमारी हो चुकी हो तो फिर उसके बाद जो इंतखाबात होते हैं वो नई मर्दमशुमारी पे होते हैं। अब उसके लिए CCI जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी मंजूरी लाजमी होती है। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक जो लीगल पॉइंट आएगा वो ये है, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें होते हैं और भी कुछ वज़रा होते हैं। तो क्या जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स होंगे तमाम सूबों के, वो इतना बड़ा फैसला कर पाएंगे? क्या आइन उनको इजाज़त देता है या नहीं देता? और अभी जो पार्लियामेंट में जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, क्या वो इख्तियारात जो हैं वो इसको कवर करते हैं या नहीं करते? ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 60 दिन या 90 दिन की जो मुद्दत है बगैर किसी इमरजेंसी के, 2008 में ये हुआ था कि जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी उस वक्त इंतखाबात कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए गए थे, कुछ महीनों के लिए, लेकिन ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी वजह थी
उसके अलावा तो जमहूरी दौर में इंतखाबात के मुलतवी होने की कोई वजह सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल निकालना और उस पर अमल करना, ये अभी तक काफ़ी पेचीदा मसला है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है यहाँ पे, और ये इतनी आसानी से भी हल नहीं होगा। ना इस पर कोई वाज़ेह जवाब ना PMLN दे सकेगी, ना पीपल्स पार्टी दे सकती है, और ना ही मेरा ख्याल है कि तजज़िया निगार दे सकेंगे। ये हो सकता है कि मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन जो कानून पास हुआ है पार्लियामेंट से रिसेंटली, उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उसको उन्होंने राइट दे दिया लिख के, इसलिए अब उसमें हार्म कोई नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज अगर किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक अलग इशू है। अगर फर्स्ट कर लें कि आप उनके पास पावर्स भी हैं और वो इसको, मगर पावर्स उसके पास एक्सटेंड करने की तो नहीं है, उनके पास है 90 डेज़ की है ना। आइन, हमारा आइन तो कहता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। ये बिल्कुल ठीक है, यही कह रहा हूँ ना। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शंस की जो हल्का बंदियाँ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो बनेंगी नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर। तो अगर जो इस वक्त अंदाजे आ रहे हैं, अगर 2.5-3 करोड़ नए वोटर ऐड हो चुके हैं पाकिस्तान की आबादी में, तो क्या उनको फ्रेंचाइज का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बहुत एक अहम सवाल है, और इसीलिए आइन में ये शिक रखी गई थी कि जो इंतखाबात भी होंगे वो नई मरदमशुमारी पे होंगे। मुझे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ ना, वो इसलिए हुआ कि मरदमशुमारी के जो नताइज हैं, प्रोविजनल और फाइनल, वो लेट हो गए हैं। ये प्रोसेस बहुत अरसे से चल रहा है, और अगर ये लेट भी शुरू हुआ था तो इसको ज़रा पहले शुरू किया जाना चाहिए था, ताकि मुकर्ररा वक्त में ये मुकम्मल हो जाता। तो प्रोसेस तो मुकम्मल हो गया है, प्रोविजनल रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए, और प्रोविजनल रिजल्ट्स पे इलेक्शन नहीं हो सकते। एक दफ़ा पिछली बार प्रोविजनल रिजल्ट्स पे हुए थे, और उसमें भी कानून में तरमीम की गई थी, और ये कहा गया था कि ये वन टाइम है। तो फिर उसके बाद क्यों ये इन्होंने 4-5 साल जो ज़ाया किए, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा अबसार, ये तो भी आपने जो बारिशों का जिक्र किया और अच्छे मौसम का जिक्र किया ना, तो मैं आपसे पहले तो पूछना चाहती हूँ कि प्यार की बारिश कब होएगी इस मुल्क में, ज़रा वो हमें ज़रूर बताएं, और सैनिटी की बारिश कब होएगी उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं आसिम मुनीर साहब, वो आजकल बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, कभी एग्रीकल्चर पे बयान दे रहे हैं। कल तो उन्होंने हद ही कर दी, कल तो उन्होंने कहा जी फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो बड़ा अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर करें, और यहाँ पे आके जो है बड़ा पोटेंशियल है उनके लिए वो आएँ। तो आपके जो बिग बॉस हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि सर, आप एग्रीकल्चर पॉलिसी पे भी बात कर रहे हैं, मिनरल्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि भाई घबराना नहीं है और आपने खड़े रहना है इस मुश्किल वक्त में। तो आप सामने आके ये क्यों नहीं कह देते हैं कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और शहबाज शरीफ जो है वो तो सिर्फ हमने वैसे ही दिखावे के लिए रखा हुआ है। यानी वो एक होता है ना कि एक सामने का शो बिजनेस होता है और असल बिजनेस कोई और होता है, तो उस असल बिजनेस को छुपाने के लिए आपने एक सामने का बिजनेस रखा होता है। तो ये जो है, ये मतलब क्या चल रहा है इस वक्त कंट्री में, बताएं जरा। देखिए, प्यार की बारिश तो होती रहती है, लेकिन वो कम होती है, कहीं कहीं होती है, और उसका मौसम होता है वो उसके बाद नहीं होती, ना उससे पहले होती है। सैनिटी की बारिश होती रहती है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ की ज़मीन इतनी गर्म है सैनिटी के ख़िलाफ़ कि वो जो बारिश के कतरे ऊपर से गिरते हैं वो नीचे पहुँचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। हाँ। और अगर कोई एक आध कतरा नीचे पहुँच भी जाए तो वो नोटिस नहीं होता, पाँव के नीचे आ जाता है और कुचला जाता है। तो इसलिए सैनिटी की बारिश तो दुआ करें, और हम भी कर रहे हैं कि सैनिटी की बारिश पाकिस्तान में हो और बहुत ज़्यादा हो, और इतनी हो कि डैम भर जाएं और कई साल तक चलें वो डैम, और उस सैनिटी की बारिश से पाकिस्तान भी सैराब हो, पाकिस्तान के लोग भी सैराब हो। ये तो हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है, लेकिन शायद ना हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, ना हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। आप लोग अच्छे मुल्क में रहते हैं जहाँ सैनिटी की बारिश भी होती है, प्यार की बारिश भी होती है। अभी मैं देख रहा था पिज़्ज़ा की एड्स भी चल रहे थे, ग्रिल कढ़ाई और वो सारा। तो कोशिश करें कि कुछ, या दुआ करें हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही। सर, ये सारे फेस सेवर हम भी चला रहे हैं। जो इकोनॉमी की यहाँ पे हालत है आपको पता नहीं है। लोग जो हैं टोरंटो की सड़कों के ऊपर सो रहे हैं, और कुछ लोग अपने ग्रोसरी के बिल्स काट रहे हैं क्योंकि उनको मेडिसिन लेना जरूरी है। तो ये हम भी जो है ना फेस सेवर चला रहे हैं ऊपर।
इसकी वजह क्या है वहाँ इतने माशी नहीं सर, जो बाहर रोडों पे सो रहे हैं ना, तो यहाँ पर कई लोग जो हैं, कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री इन अ वे कि वो लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर 25,000, 50,000 और 100,000 रेफ्यूजीज़ आ गए, और बाज़ रेफ्यूजीज़ ऐसे जिनको कनाडा ने बुलाया है अपने पास, और बाज़ ऐसे रेफ्यूजीज़ हैं जो रेफ्यूजी सीकर्स हैं, दे जस्ट वॉकड इनटू आवर बॉर्डर्स। तो अब उनके पास रहने सहने की कोई जगह नहीं थी। हमने जगह दी भी है, सैकड़ों हज़ारों लोगों को जगह शेल्टर्स दिए हुए हैं, मगर शेल्टर्स आर ओवरलोडेड। तो वो लोग जो हैं टेम्परेरी तौर पर रोड पे सो रहे थे, मगर हमारे लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने राइट अवे एक्ट किया उसको, एंड दे आर इनटू शेल्टर्स नाउ। तो आप ये जो मेरे बराबर बैठे हैं इनकी बात ना सुने आप। अच्छा जी, आप आपके जो बिग मास्टर हैं उनके बारे में बताइए। मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। देखें, बड़ी अच्छी बात है कि कनाडा इतना बड़ा और इतना अमीर मुल्क है, दुनिया के चंद एक जो टॉप 10 कंट्रीज में वो आता है, और वहाँ 1 लाख से भी कम या 1 लाख के करीब रेफ्यूजीज आए हैं। तो कितने हालात वहाँ पे गुर्बत सड़कों पे नजर आ रही है, और ग्रोसरी भी लोग नहीं खरीद रहे। पाकिस्तान में पिछले 40 साल से यहाँ पे तकरीबन 50 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं। आपके इतना गरीब मुल्क है। Credit goes to Pakistan, sir. Salute to Pakistan. 5 million, 4 million रेफ्यूजीज को रखना, फिर उनमें बहुत सारे क्रिमिनल्स भी हैं जिनकी वजह से यहाँ जराइम बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर जॉब्स उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ऑक्यूपाई की हैं। फिर उसके अलावा अभी जो यूरोप में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, यूरोप कैंट में जो पिछले दिनों दहशतगर्दी का हमला हुआ है, उसमें वही अफगानिस्तान के शहरी मुलव्विस निकले हैं। और पाकिस्तान ने उसका बाकायदा एहतजाज भी किया अफगानिस्तान से कि आपके जो शहरी यहाँ पे आए हुए हैं वो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। और पाकिस्तान में अब फिर जो बाजौड़ में जो हुआ है इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या, उसमें भी दाइश के लोगों ने जिम्मेदारी ली है, TTP के लोगों ने ली है, वो भी अफ़गानिस्तान से आए हैं। रोज़ाना जो पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लोग क्रॉस करके आते हैं और जाते हैं काम करने के लिए, उनकी तादाद 52,000 है डेली। तो ये देखें, ये तो मैं आपको सिर्फ बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये आपके उस पहले वाले सवाल से शायद लिंक्ड है, जिसमें आपने पूछा था कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे आके आप मादनियात भी हैं, मिनरल्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी करें। पाकिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी, ना अकेली सियासी जमात, ना ही कोई इदारा, क्योंकि इदारे यहाँ पे बहुत टूट फूट गए हैं। यहाँ पे सिस्टम फेलियर है इस वक्त, और ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक हीरो आए और एक मसीहा आए और वो सारे मामलात को ठीक कर दे। हमें बहुत लंबे अरसे तक बहुत सीधे रास्ते पे सबको मिलके चलना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं आगे बढ़ सकेंगे। इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ है पाकिस्तान की, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की है। और पॉवर्टी के साथ आप पॉपुलेशन ग्रोथ को मिलाएं, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिलाएं, फिर महंगाई को मिलाएं, तो सोचें कि क्या मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे हालात होंगे। और कर्जा हम पे इतना कर्जा है हम पे कि हमारा सारा टोटल रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से भी और जो इंटरनल रेवेन्यू है वो भी मिला के भी हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। हमें लोन वापस करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो जब हमारे मुल्क के हालात ये हों तो उसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और इसके बगैर कोई चारा नहीं है, वरना ये मुल्क जो है ये मजीद नीचे से नीचे जाएगा। अच्छा, अफसार साहब, मैं देखता हूँ कि जो बाहर बैठे हुए हैं ना, तो हम जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि पर्सनल ग्रजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं लोगों में, चाहे वो बाप बेटा हो, बेटी माँ हो, कोई भी हो, आपस में ग्रजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ मैं इस पार्टी को या इस शख्स को पीछे खड़ा हूँ या उस शख्स या उस पार्टी के पीछे खड़ा हूँ, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं ऐसे वक्तों में ना नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी आके दोनों पार्टीज़ को या 10 पार्टी या 13 पार्टियों को बिठा के समझा के पाकिस्तान के लिए काम करना है आपने, पाकिस्तान की बहाली के लिए काम करना है आपने, तो उस चीज़ के लिए कोई शख्सियत ऐसी नज़र आती है आपको या कोई इदारा नज़र आता है कि जो इनको सबको बिठा के बात कर सके? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने, और लेकिन बहुत अहम सवाल पूछा है।
प्रॉब्लम ये है हमारे खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एज वेल। बांग्लादेश थोड़ा कम है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो है ना वो इमोशनल बहुत है। जी जी। पाकिस्तान के लोग भी बहुत इमोशनल है, साथ हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। हम एक एथनिक बैकग्राउंड से नहीं हैं सब लोग, जैसे कि बहुत सारी दूसरी कौमें हैं। उस वजह से ये जो इमोशनलिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से कॉमन ग्राउंड्स हमारे पास एक मज़हब था और दूसरा एक पाकिस्तान का नाम था कि हमने एक मुल्क अलग इस्लाम के नाम पे बनाया तो हम शायद इसमें इकट्ठे रह सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं वो इतने डीप और इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि वो जो डाइवर्सिटी और जो इमोशनलिज्म है ना, वो मिलकर उसने हमारे कल्चर को इतना ख़राब कर दिया कि जो टॉलरेंस लेवल है वो बिल्कुल कम हो गया है। अब आप देखिए, गुर्बत, अगर मुआशी हालात बेहतर हो ना तो फिर भी इख्तलाफात कम हो जाते हैं। अब साइज ऑफ द पाए जो है वो वही है, बल्कि पहले से कम हो गया है, लेकिन खाने वाले उस पाए को बढ़ गए नंबर में भी और ताकत में भी। पहले आपने कहा कौन है जो ऐसा बीच में बैठ के, देखिए न्यूट्रल कोई भी नहीं है, ना कोई होता है। पहले ये होता था कि फौज के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, अभी भी, पहले भी थी, और फौज ये करती थी कि वो एक बैलेंसिंग पावर थी, बैलेंसिंग एक्ट उसके पास आप समझ लें कि कंट्रोल उसके पास था फाइनल। और अगर कोई हालात बहुत ख़राब होते थे तो वो बीच में पढ़ के मामलात को थोड़ा पटरी पे चढ़ा देते थे, जो कि मुस्तकिल इलाज नहीं होता था, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह ये मुल्क चल पड़ता था। पिछले कोई 8-10 साल में ट्रेजेडी हमारे मुल्क के साथ ये हुई है, और उसमें मीडिया बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, कि इख्तलाफात को इतनी हवा दी गई, इतनी जहर और नफरत भरा गया लोगों के ज़हनों में, इतनी पोलराइजेशन बढ़ गई कि ना सिर्फ के मुआशरा तकसीम हो गया, बल्कि अदलिया तकसीम हो गई, फौज तकसीम हो गई। फौज आज तक तकसीम नहीं हुई थी जिस तरह इस दफ़ा अब तकसीम हुई है। फौज को तकसीम कर दिया गया, ख़ानदान तक तकसीम हो गए, और अब इतनी ज़्यादा वो सियासी जो इख्तिलाफ राय था इससे ज़्यादा कुछ नहीं था सियासी इख्तिलाफ राय से, लेकिन हमने उसको कुफर और बातिल की जंग बना दिया, जिहाद डिक्लेयर कर दिया गया, और इसको कहा कि हक व बातिल की जंग है, इसमें आप मर भी गए तो शहीद हैं, आप बाहर निकलें और डरे मत और सर कटवा दें। जब आप सियासत में इस तरह के नारे ले आए तो फिर जाहिर है उसका अंजाम तो वही होना था जो अब हो रहा है। और अब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिस पे तमाम लोगों का ट्रस्ट हो। कोई फोर्स हो तो सकती है, कोई लीडर भी हो सकता है, ऐसी हमारी ज़मीन बांझ नहीं है, लेकिन मसला लोगों का ट्रस्ट नहीं है, कलेक्टिव ट्रस्ट नहीं है, डिवाइडेड है। आधे लोग अगर ए पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं तो आधे लोग उस पे मिसट्रस्ट करते हैं कंप्लीटली। तो ये जो कंप्लीट मिसट्रस्ट और ट्रस्ट का लेवल है, जो ब्लैक एंड वाइट हो गई है ना चीज़ें, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। वो जो डाइवर्सिटी का एक रेनबो थी, जो एक अच्छे कलर्स थे, जिससे हमें एक रेनबो नजर आनी चाहिए थी, वो रेनबो खत्म हो के अब ब्लैक एंड वाइट हो गया है, और यही हमारा प्रॉब्लम। अब सर असल में तो बात यह है कि हम जरा पाकिस्तान को ज़्यादा थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, वरना पॉलिटिक्स का तो रंग अब ऐसा ही चल रहा है। मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स देती हूँ, आप मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के अंदर देखिए नेतन्याहू साहब के लिए कितनी ज़्यादा ऑपोजिशन है वहाँ पे, कि जो ये काम कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। कल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इंडिया में, उन्होंने तो मोदी जी के राज को हिटलर राज से जो है उसका नाम दिया। फ्रांस के अंदर आप देखें कि जो लोग हैं वो खुश नहीं है मैक्रों साहब की पॉलिसी से। कितना अरसा तो लोग सड़कों के ऊपर रहे, वो ब्लैक एंड व्हाइट उनको भी, ये जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट की बात है उसकी मैं बात कर रही हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट में सबको आंसर चाहिए। इंडिया में भी मोदी जी से ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर चाहिए कि आप मणिपुर के ऊपर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वरना हम नो कॉन्फिडेंस मूव लाएंगे। इंग्लैंड के अंदर जो ऋषि सुनक साहब हैं, वहां पे भी आपको पता है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये ठीक से चीजें संभाल नहीं रहे हैं। उनकी जो होम मिनिस्टर हैं कॉन्स्टेंटली उसके खिलाफ, जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है कि जी ये बिल्कुल ठीक से मामलात नहीं चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे कनाडा के अंदर जो है, कल ट्रूडो साहब ने कहा जी कि ये एंगर की पॉलिटिक्स कर रही है, कोई इनके बीच में चीजें जो हैं क्लियर नहीं है। वो जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पियर पॉलिवर, उनके बारे में कहा। आज पियर पॉलिवर वाले साहब ने कहा है कि मुझे ये कह रहे हैं, मैं बहुत एंग्री हूं, क्योंकि कल उन्होंने कहा जी ये एंग्री है बहुत ज्यादा,
मैं अगर एंग्री हूं तो आपकी पॉलिसीज ही ऐसी नहीं है, आपने प्रॉब्लम्स ही मुल्क में इतने क्रिएट कर दिए हैं कि हम एंग्री हो गए हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट की पॉलिटिक्स अमेरिका को ना भूलें मोर और यस, और आप देखें यूएस में जो हमारे नेबर हैं उसमें तो इंडाइटमेंट उन्होंने तक कर दी है ट्रंप साहब की, और कहा है जी कि ये बंदा बिल्कुल ठीक से नहीं चल रहा था। यानी उधर भी उन्होंने एक डिवाइड कर दिया डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, जो ट्रंप साहब की पार्टी कह रही है वो ठीक। तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप बात करें, यू नो जर्मनी के अंदर इसी तरह है, वो जो उनके इमिग्रेशन के मसले हैं उसके ऊपर ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था। आपको पता ही है कि जिस वक्त वो थी वहां पे जर्मन चांसलर इनसे ओलाफ साहब से पहले एंजेला मर्केल जब थी, तो ये तो सारी दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। तो इसमें अब पाकिस्तान के अंदर जो है इतने मामलात आउट ऑफ हैंड क्यों चले गए हैं? क्योंकि ये तो कोई गलत बात नहीं है, लोग चाहते हैं कि जी आप ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें। ट्रूडो साहब से वो कहते हैं कि भाई यू कम क्लीन एंड यू टेल अस कि ये क्राइसिस क्यों है। अमेरिका में वो पूछ रहे हैं बाइडन साहब से कि भाई क्राइसिस क्यों है, आपसे क्यों चीजें नहीं समझ रही। मैक्रो साहब से पूछ रहे हैं, ऋषि सुनक साहब से पूछ रहे हैं, तो ये तो हर जगह पे है। इजराइल में वो पूछ रहे हैं नेतन्याहू साहब से, इंडिया में पूछ रहे हैं। तो हमारे मुल्क में ऐसा क्या कुछ खास हो गया है कि लोग जो हैं वो इतना ज्यादा, कोई उनसे जब क्वेश्चन भी करता है तो वो कहते हैं नहीं जी इसको तो काट दो, इसकी तो बात नहीं होनी चाहिए, ये हम नहीं करेंगे। तो ये तो जनाब फिर आप इधर बादशाहत अनाउंस कर दें कि जी मैं शहनशाह पाकिस्तान हूं और जो मैं कहूंगा वही सही रहेगा और जो मैं नहीं कहूंगा वो सही नहीं रहेगा और कोई मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आप किंगडम अनाउंस कर दें फिर, क्योंकि लोग तो क्वेश्चन करेंगे आपको पता ही है। मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि ट्रूडो साहब की एक दफा लॉन्ग चल रही थी, मीटिंग्स चल रही थी उनके पार्लियामेंट की, डोनट्स उन्होंने मंगवा लिए कि भाई लोग देर तक एमपीज बैठे हुए हैं। उस पे प्रेस ने उनको खींच लिया कि तुमने जो है टैक्स पेयर के पैसे पे कैसे बताया, इसका जवाब दो तुम, यू नो। तो प्रेस हर जगह पे, लोग हर जगह पे, उनका राइट है ये पूछना। तो यहां पे अगर कोई पूछ रहा है उसको तो आप मुंह ही बंद कर रहे हैं, इसको उठाओ, इसको पकड़ो, इसकी बेटी को उठाओ, इसकी बहन को उठाओ, इसको उठाओ। तो फिर आप कैसे चलाएंगे स्टेट के अफेयर्स जो हैं? देखिए, आपने जो बातें की हैं ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मुताबिक, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में ही एक पॉपुलिस्ट किस्म के लीडरशिप उभरी है पिछले 10-15 सालों में, और पाकिस्तान भी उनमें से एक है। और उस पॉपुलिज्म का जो नुकसान होना है वो पूरी दुनिया में उन मुल्कों में भी हो रहा है जिनका आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में भी हो रहा है। कुछ फ़र्क हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल, जब तक आप पॉलिटिकल स्ट्रगल की या पॉलिटिकिंग की बात करेंगी तो यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है। लेकिन उन ममालिक में, तमाम में जिनका आपने जिक्र किया, अमेरिका है, कनाडा है, इंडिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, उनमें और पाकिस्तान में और फ़र्क है। एक तो मैंने आपको इमोशनलिज्म का फ़र्क बता दिया कि इन तमाम ममालिक में इमोशनलिज्म ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। यहाँ पे तो ग्रोह बंदी है ना, धड़ा बंदी है यहाँ पे कि एक कबायली सोच है हमारी बहुत ज़्यादा, कि अगर आप, और शायद इंडिया में भी उतनी कबायली सोच नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, कि अगर आपने मेरा बंदा मारा, मैं आपका बंदा मारना ही मारना है, बदला लेना है, इंतकाम लेना है। ये एक हमारी सोच के अंदर है चीज़। दूसरी बात ये है कि जो हमारे ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव का बहुत बड़ा जो डोमिनेंट पार्ट है वो फौज है, GHQ है। इनमें जो तकसीम है ताकत की, जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, वो जो बुनियादी क्वेश्चन है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा, आपके यहाँ ये रिजॉल्व हो चुका है, इंडिया के यहाँ भी इवन रिजॉल्व हो चुका है, तो इसलिए वहाँ पे जो आप पूछने की या क्वेश्चन करने की बात करती हैं वो आसान है। इंडिया में नहीं है आसान, लेकिन कनाडा, इंडिया में मोदी के खिलाफ बात नहीं हो सकती। अभी आपने देखा नहीं, वहाँ ट्रेन में 3 मुसलमानों को उसने मार दिया। जी, अवैसी साहब का आज बयान आया बहुत बड़ा उस पे। लेकिन कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में कम से कम लोग सवाल करते हैं, एहतजाज करते हैं और उनके कुछ ना कुछ बुनियादी हुकूक भी होते हैं। तीसरा फ़र्क जो है ना वो है मईशत का। और मैं समझता हूँ मेरे हिसाब में पाकिस्तान की सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मईशत का है। हमारी डाइवर्सिटी, हमारा इमोशनलिज्म, हमारी सब चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस हो सकती हैं अगर हमारी मईशत ठीक हो, जैसे कि कनाडा की ठीक है। मैं अमेरिका की, मैं वो वाली मईशत की बात नहीं कर रहा जिस पर तनकीद होती है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ बुनियादी जो आपकी ज़रूरियात हैं, बेसिक जो आपकी नीड्स है ना, दे आर बीइंग मेट। ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रॉब्लम ये हो सकता है
कैनेडियंस को या अमेरिकन को कि जी वो नया आईफोन का मॉडल आ रहा है या एक्स मोबाइल फ़ोन अब आ रहा है इलॉन मस्क का, वो ख़रीद सकते हैं कि नहीं ख़रीद सकते, वो कितना महंगा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम रोटी का है कि रोटी महंगी हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, उसकी वजह से बसों के किराए बढ़ गए हैं, लोग मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा के दफ्तर आए जाएं कैसे। हमारे बुनियादी बिजली का अगर 1-2 पंखे भी चलते हैं घर में और बल्ब भी कुछ चलते हैं तो उसका जो बिल आ रहा है वो पे करना मुसीबत बन गया है। तो हमारे यहाँ जो लग्जरी की तरफ तो हम सोच भी नहीं सकते ना, बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही। अमेरिका और कनाडा और जर्मनी और फ्रांस में जो है ना, लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी कंफर्टेबल हो चुकी हैं कि वो एक नॉच भी कम होता है ना उस कंफर्ट से, तो वो शोर मचाते हैं। हमारे कंफर्ट की तो बात ही नहीं है भाई, हम तो यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ अमन अमान मिले, हमारे यहाँ दहशतगर्दी की धमाके ना हो, लोग घर से निकलें तो वो जिंदा वापस आ जाएं और उनको कोई रोजगार मिल जाए और उनकी बुनियादी तनख्वाह इतनी हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, इलाज करवा सकें, खाना दे सकें उनको और घर का किराया दे सकें। तो हमारे ये बुनियादी मसाइल जब नहीं हल हो रहे ना, तो इसलिए आपको पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में ये फ़र्क लगता है। इंडिया में एक फ़र्क है यहाँ और पाकिस्तान और इंडिया में कि इंडिया की मईशत बहुत मजबूत हो चुकी है, वहाँ गुर्बत बहुत है, ये नहीं मैं कहता, वहाँ बहुत गुर्बत है, लेकिन उनकी जो ओवरऑल मईशत है वो बहुत मजबूत है। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिपेंडेंस नहीं है फॉरेन लोन्स पे, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ आना चाहते हैं। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर आना नहीं चाहता। हमारे यहाँ लोन इतने ज़्यादा कर्जा इतना बढ़ गया है कि हम उसको पे बैक नहीं कर रहे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने नहीं है और एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है। इंडिया के ये चंद एक प्रॉब्लम नहीं है, गुर्बत उनका प्रॉब्लम है, इमोशनलिज्म उनका प्रॉब्लम है, वायलेंस उनका प्रॉब्लम है, इंटॉलरेंस उनका प्रॉब्लम भी है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी इतनी डीप रूटेड है कि वहाँ कोई जुडिशरी या GHQ या वहाँ की जो फौज है वो अपने हिस्से से ज़्यादा वहाँ पे वो या अपने दायरा कार से, आईनी दायरा कार से बाहर नहीं निकलते। इन तमाम मसाइल के बावजूद पाकिस्तान में ये ट्रेडिशन नहीं मजबूत हो सकी, इसलिए पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में, सालों में अगर हम सही डायरेक्शन ले लें तो शायद हमारी मईशत ठीक हो जाए। मईशत को ठीक करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा साहब, अभी मैं पिछले हफ्ते सुना कि एग्रीकल्चर में हमारी जो फ़ौज है वो आना चाहती है ज़राअत में। लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया, लोगों ने उसका जो है वो दे मेक सो मैनी जोक्स अबाउट इट, और उन्होंने कहा कि जी फ़ौज का कोई इसमें हिस्सा नहीं है, फ़ौज को आने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। मैं समझता हूँ पर्सनली में कि फ़ौज इतनी मुनज़्ज़म इदारा है कि अगर आप उसको दें, अगर आप जैसे आप कहते हैं कि बाहर के लोग, बाहर के मुल्क जो है, ममालिक जो हैं हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो हमारी अगर फ़ौज करना चाहती है और वहीं से मेरा ख्याल हम बहुत सारे लोन्स पे ऑफ कर सकते हैं एक्सपोर्ट करके। तो क्या आप कहेंगे कि हम और इंटीरियर मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको फ़ौज को करने दें और वजारत दे दें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और ज़राअत की भी, और उनसे कहें कि आप चलाएं साहब। आपकी क्या राय है इस पर? देखें आप, मैं इस पे क्या राय दूं, मेरी राय इस पे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस पे कोई शक नहीं है कि फ़ौज पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है और सबसे बेहतर इदारा है। मैं आपको एक ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं जियो का ब्यूरो चीफ गया हूँ इस्लामाबाद में, तो जियो की जो मैनेजमेंट थी, वो जब मुझसे निगोशिएट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे जो मैंडेट दिया काम करने का, उसमें जो सेकंड कंडीशन थी या TORs आप समझ लें जो मेरे थे, उसमें जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि मुझे अपना एक डेप्यूटी वहाँ पे तैयार करना है उस ऑफिस में। आप देखें जो इदारे मुनज़्ज़म होते हैं ना और जो इदारे लॉन्ग टर्म चलते हैं वो इस तरह काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम एक बहुत अच्छा बंदा तो लेके आ रहे हैं तो हम टॉप पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ये बंदा चला गया तो क्या होगा, अगर ये बंदा मर गया तो क्या होगा। कौमें इस तरह चलती हैं। हमारी कोई छोटा सा मुल्क तो है नहीं कि 15-20 लाख 40 लाख जिसकी आबादी हो, 25 करोड़ का मुल्क है और इतना बड़ा, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और हम इससे भी बड़ा होने जा रहे हैं थोड़े अरसे में। तीसरा बड़ा मुल्क शायद हो जाएंगे, अल्लाह ना करे, आबादी के लिहाज से।
तो इतने बड़े मुल्क में अगर सिर्फ एक इदारा हो और वही मुनज़्ज़म हो, तो ये मैं नहीं समझता कि ये आप इस मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आप मेरी आंखें खोल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आप मेरे मुखलिस दोस्त हैं जो मुझे मेरा ध्यान इस तरफ ला रहे हैं कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही इदारा नहीं होना चाहिए। इस इतने बड़े मुल्क में बहुत सारे इदारे होने चाहिए जो अच्छे हों, जो उतने ही मुनज़्ज़म और उतने ही प्रोफेशनल हों जितना पाकिस्तानी फ़ौज का इदारा है, वरना ये मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा। और जो कि हो रहा है आपके सामने, मैंने आपको कहा यहाँ ट्राइक्वाटरी ऑफ पावर है, यहाँ पार्लियामेंट भी एक इदारा है, यहाँ पे जुडिशरी भी एक इदारा है। जुडिशरी का नंबर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में 139वां क्यों है? अब आप कहेंगे कि जजेस भी जो हैं वो फ़ौज से लाके बिठा दें, फिर आप कहेंगे कि मीडिया भी बहुत झूठ बोलता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, वहाँ भी आप फ़ौज को लाके बिठा दें, फिर आप कहेंगे कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो लोटे हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है, सही काम नहीं कर सकते, वहाँ भी फ़ौज को बिठा दें। तो देयर इज़ नो एंड टू इट। हमें देखना ये है कि हमारा आइन क्या कहता है, और आइन जो है वो अवाम की आवाज़ है, उसमें हर इदारे का एक दायरा कार मुतय्यन किया गया। ज़रूरत इस वक्त ये है कि इस बहरान में से निकलने के लिए फ़ौज की जितनी ज़रूरत है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए। और ये जो नया एक कॉन्सेप्ट आया है हाइब्रिड का, जो नाकाम हुआ है जनरल बाजवा और इमरान खान वाला, उसके बाद भी अगर हाइब्रिड सिस्टम ने चलना है और ज़रा मुख्तलिफ तरीके से चलना है, तो मैं एज पाकिस्तानी इसको कबूल कर सकता हूँ इस कंडीशन के साथ कि ये एक आर्जी तौर पे एक स्टेरॉइड जैसे किसी मरीज़ को लगाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो और फिर वो अपना काम शुरू कर दे, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर इस कौम को ये स्टेरॉइड की मुस्तकिल ज़रूरत पड़ गई, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम कहीं आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि माजी इस बात का गवाह है कि मुसलसल अगर फ़ौज को आपने सियासी या दूसरे गवर्नेंस के मामलात में मुलव्वस रखा, तो फ़ौज का जो प्रोफेशनल काम होता है, जो सरहदों की हिफाजत है, वो सफ़र करता है। फ़ौज अपने प्रोफेशनल काम को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकती। उसी तरह अगर मैं जुडिशरी से दूसरे काम करवाना शुरू कर दूँ, तो फिर जुडिशरी का 139वां नंबर होगा। तो इसलिए बात यह है कि इस बहरान के दौर में, इस इमरजेंसी के दौर में, जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो एक्स्ट्रा लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं, एसी भी शायद थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया जाता है जहाज़ का, ताकि तमाम एनर्जी जो है वो जहाज़ को टेक ऑफ कर जाए। जब वो टेक ऑफ कर जाता है, एक अल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है, तो फिर लाइट्स भी ऑन कर दी जाती हैं, फिर एयर कंडीशनर भी ऑन कर दिया जाता है, और खाना भी सर्व होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान, और जो कि सही है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ग्राउंडेड है और इसको टेक ऑफ करना है, तो हमें फुल थ्रॉटल एक दफ़ा इसको रनवे पे लेके जाना पड़ेगा। उसमें सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। लेकिन जब टेक ऑफ कर जाए तो फिर पायलट का जो काम है वो पायलट करे, स्टीवर्ड का जो काम है वो स्टीवर्ड करे, पैसेंजर्स का जो काम है वो पैसेंजर्स करें, और इसी तरह फिर हम अपनी मंजिल पर लैंड कर सकेंगे। वरना अगर हमने इस तरह ये अपने आप को इस नशे का आदी कर लिया कि हर काम कोई और कर ले आके, और जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है काम करने की, वो इसी तरह अपने आप को ख़राब से ख़राब करते जाएं, जिम्मेदारी ना लें, लर्न ना करें, प्रोफेशनलिज्म ना दिखाएं, प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट ना करें, अपनी तरबियत ना करें, अपने आप को बेहतर ना करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए अच्छी खबर नहीं। इंडिया ने बहुत फ़ायदा उठाया सर इस वक्त, जब यूक्रेन की जंग चल रही है, तो वहाँ से सारा एक्सपोर्ट नहीं हो सक रहा है खाने पीने की चीज़ें। तो ये जो है, इसमें अभी पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है डॉलर्स की, एक्सपोर्ट की। और एक्सपोर्ट में अगर फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज ही है ना, वो पाकिस्तानी फ़ौज है, मुनज़्ज़म इदारा है जैसे आपने बताया, तो उस वक्त जो है वो अगर उनकी हेल्प लेके, क्योंकि पास 7 लाख से ज़्यादा फ़ौजी वहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर, अगर उनको यूज़ करके हमने ये चीज़ करके थोड़ा सा कर्जा कम करवा दिया एक्सपोर्ट करके, डोंट यू थिंक इज़ अ गुड आइडिया? नहीं, देखिए, मुझे समझ नहीं आई कि क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेगी फ़ौज डायरेक्टली। वो तो मुल्क ने ही एक्सपोर्ट करना है ना, ज़रा मुबादला तो मुल्क को ही आना है। और 7 लाख फ़ौज जो है वो सारी इस काम पे तो नहीं लगाई जा सकती। बॉर्डर से हमारा 2200 किलोमीटर बॉर्डर हमारा इंडिया के साथ है, 2200 किलोमीटर 2200 अफगानिस्तान के साथ है, 2500 किलोमीटर इंडिया के साथ है, और हर वक्त बॉर्डर गर्म रहता है दोनों तरफ। फिर हमारे अंदर इतनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है, अमन अमान के लिए बहुत जगह फ़ौज को बुलाना पड़ता है, अभी इंतखाबात में भी फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़ाहिर है एक हद तक ही फ़ौज इसमें हेल्पिंग हैंड दे सकती है ना, जो दे रही है।
फौज ऑलरेडी हेल्पिंग हैंड इसमें दे रही है। ये जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की है या मिनरल्स की डेवलपमेंट की बात की है या ये जो एग्रीकल्चर की बात की है, और इसमें ज़ाहिर है कुछ दूसरे ममालिक भी हैं जैसे चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है। ये लोग भी चाहते हैं कि हमें कोई गारंटी ऐसी मिले पाकिस्तान के किसी ऐसे इदारे से या ऐसी फोर्स से हमें गारंटी मिले कि अगर वो इन्वेस्टमेंट ले आए तो वो इन्वेस्टमेंट एक तो स्मूथ होगी, फैसिलिटेट किया जाएगा वन विंडो ऑपरेशन के जरिए, और उसका वो लॉन्ग टर्म होगी। ये नहीं है कि 3 महीने बाद कोई और हुकूमत आती है तो उस पॉलिसी को रिवर्स कर दे, बदल दे, जैसे कि पिछले दौर में हुआ है। तो इसलिए एक गारंटर जरूर चाहिए, और जो फौज ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त भी सबसे बड़ी गारंटर है इंटरनेशनल जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके लिए, तो वो हो रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये मुस्तकिल नहीं चल सकता, ना इसको मुस्तकिल चलाना चाहिए। फौज से अगर आप पुलिसिंग करवाएंगे ना, अगर आप फौज से अगर आप मुस्तकिल बिजनेस करवाएंगे तो वो पुलिसमैन तो अच्छे बन जाएंगे, वो बिजनेसमैन तो अच्छे बन जाएंगे, लेकिन शायद वो फिर अच्छे फौजी ना रहें लड़ने वाले। नहीं अब सर, मेरा भी आइडिया बिल्कुल यही है कि फ़ौज का जो काम है वही फ़ौज को करना चाहिए। ये हर चीज़ में नाक घुसाने की जो ग्रेड 24 के अफसरों को पड़ गई है, ये इनको करना नहीं चाहिए। वैसे भी हमारा गरीब मुल्क जो है, मुझे नहीं समझ आती कि एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी जो है मिलिट्री के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा है, जबकि अब उसको कोई डर ही नहीं है। इंडिया तो सोचेगा 4 बार भी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये छोटा मुल्क है, ये जल्दी डेस्परेट हो जाएगा, ये हमारे पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो क्यों फिर भी हम इतने अपने रिसोर्सेज जो हैं मिलिट्री पर लगा, जो उसका काम है उसको वो करना चाहिए। मैं तो आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस कि हर जगह पे ग्रेड 24 के ये अफसर जो है, 22 के अफसर हर जगह अपनी जो है दे आर पोकिंग देयर नोज। एनीवेज दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, इसमें सबसे बड़ा जो अफसर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ ना कि आपको एक वैसे मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपको पता ही है कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, और उसके जो जनरल हैं जनरल बिपिन रावत साहब, तो बिपिन रावत साहब जो पहले थे फॉर्मर जो मिलिट्री के उनके चीफ थे, वो एक दफ़ा रात को अपने बहनोई से मिलने जा रहे थे, तो चेक पॉइंट पे उसको रोक लिया एक सिपाही ने रोक लिया, और उन्होंने कहा जी सर ये रात के वक्त ये कैंट के एरिया में आप किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं इंडियन मिलिट्री का जनरल हूं। तो उसको यकीन नहीं आया, उसने कहा सर आपके पास कोई आईडी है आपकी, आप मुझे दिखाएंगे? तो जनरल बिपिन रावत साहब ने अपनी आईडी दिखाई उस पुलिस वाले को, वो जो सिपाही वहां पे खड़ा था उसको दिखाई, तो उन्होंने देख के तो फिर उसने सलूट मारा और जाने दिया। वहां पे तो जनाब ये हाल है जो मिलिट्री का, इंडिया जैसी फौज का जो जनरल है, मिलिट्री का जनरल है, उसको लोग वहां पे जानते नहीं है, क्योंकि वो अपना काम पीछे बैठ के कर रहे हैं। इसीलिए वो मुल्क जो है शायद 4 काम अच्छे कर रहा है जो आपने अभी बताए। अच्छा जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है अफसार के आप जो हैं, हमारी ज़रा गुफ्तगू एक तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म हो गई है, तो ये एक जो अच्छी वहाँ पे चीज़ है पाकिस्तान में वो यूथ है। तो ज़रा रोल ऑफ यूथ आप बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि लड़के जो हैं और लड़कियां दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे कैन टेक द कंट्री फॉरवर्ड, क्योंकि बाकी जो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं बहुत ही एजिंग पॉपुलेशन है। तो ये यूथ जो है, ये सारा जो नॉनसेंस वो इस वक्त देख रही है, आपको क्या लगता है कि वो कितने दिन इस नॉनसेंस को और चलने देगी, और क्या उनसे कुछ आपको उम्मीद है? क्या आपको उनके बीच में कोई डायरेक्शन नज़र आती है कि वो चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे यूथ से उम्मीद नहीं है तो मैं गलत कहूँगा। मुझे उम्मीद तो यूथ से ही है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यूथ जो पाकिस्तान की है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन ट्रेजेडी ये है, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और इस पर मैं बार बार बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कोई इस पर क्यों नहीं सोच रहा। एक तो यूथ बल्ज हमारा जो है वो डायरेक्शनलेस है, उनके लिए अच्छी पढ़ाई के, अच्छी एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अच्छी एजुकेशन से मेरी मुराद है आजकल दुनिया में जिस एजुकेशन की ज़रूरत है वो नहीं है। हमारे यहाँ तो बस वो MBA कर लें, आप BBA कर लें, MA उर्दू कर लें, MA इकनॉमिक्स कर लें, और आप डिग्री उठा के आप सरकारी नौकरी ढूंढना शुरू कर दें, जो नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या मिलेगा MA इकनॉमिक्स करके या MA उर्दू करके या और इस तरह की डिग्रियाँ MBA करके क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। तो एक तो ये जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं बनाई गई। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो यूथ है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो जिनके पास स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनके पास स्कूल अगर चले गए हैं तो यूनिवर्सिटी में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके हालात और भी ख़राब हैं। वो हम अनस्किल्ड लेबर क्रिएट किए जा रहे हैं इस मुल्क में, और बहुत ज़्यादा तादाद में किए जा रहे हैं,
जिनको कोई यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही, कोई इंडस्ट्री यहाँ ग्रो नहीं कर रही। इस वजह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो जो अनस्किल्ड यूथ है और जो एजुकेटेड यूथ है, दोनों के पास ही काम के मौके बहुत कम हो गए। सिफारिशों पे काम चलता है, सिफारिशें लोग ढूंढते रहते हैं या सरकारी नौकरी ढूंढते रहते हैं। सरकार में भी ज़ाहिर सिफारिश पे आपको नौकरी मिलती है। 25 करोड़ का मुल्क है, जिसमें से मेरा ख्याल 15 करोड़ या इससे भी ज़्यादा यूथ होगी। आप देख लें उनके यहाँ पे क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ है इस साल, और उस जीडीपी ग्रोथ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.78 है और जीडीपी ग्रोथ शायद 2 भी नहीं है। तो इससे आप सोचें कि बच्चे पैदा कितने हो रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनको खिलाने के लिए भी हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही। तो बहुत ही डायरेक्शनलेस है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको सड़कों पे नज़र आएंगे मोटरसाइकिलों पे, जिन्होंने ग्रीन कलर के हेलमेट्स पहने हुए हैं, बाइक उस पर लिखा हुआ है, और वो छोटे छोटे काम करते हैं। मैंने अगर पार्सल अपनी बहन के घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भेजना है, मैं उसे 250 रुपये दूंगा, वो ड्रॉप कराएगा। वहाँ से वो किसी और का कोई पार्सल उठाएगा, वो 300 रुपये में कहीं और ड्रॉप कराएगा। ये मैक्सिमम आपको सड़कों पे नज़र आते हैं लोग। दूसरी जॉब ये है कि आप प्राइवेट गार्ड रखने की यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ गई है। वो थोड़ी सी 15-20 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये पे जो बंदा बंदूक चलाना जानता है या नहीं भी चलाना जानता, उसके हाथ में बंदूक पकड़ा के आप घर के बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि आपके घर चोरी और कोई डाका ना पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया है। इस्लामाबाद जैसे शहर में इतना स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, आप सोचिए दूसरे शहरों में क्या हालत होगी। तो ये इस वजह से है कि हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि हम जो बच्चे स्कूल भिजवा रहे हैं उनको हमने स्कूल में तालीम क्या देनी है, उनको क्या हमने बुनियादी उनकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो सिखानी है कि नहीं सिखानी। उसके बाद हमने जब उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल में लेके जाना है, कॉलेज में लेके जाना है, तो हमने उन्हें क्या स्किल्ड लेबर बनाना है या अनस्किल्ड रखना है। क्या हम उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं या हम उन्हें खाली एक MBA और MA उर्दू की डिग्री पकड़ा के बाहर भेजना चाह रहे हैं। हम एंटरप्रेन्योर तो पैदा नहीं कर रहे। किसी जो भी सब्जेक्ट्स हैं अजीब और गरीब किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, ना ही स्कूल्स में किसी को करियर ओरिएंटेशन दी जाती है। स्कूल से डिसाइड होना चाहिए कि अगर बच्चा साइंटिफिक नहीं है या वो आर्टिस्टिक नहीं है तो आप उसे कोई स्किल सिखाएं ताकि वो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करे, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन बनने का, और बहुत सारे ऐसे जो मोटर मैकेनिक बनने का। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हो रही। वो मिस्त्री की दुकान पे आप छोटा बनाएं, आपको 8-10 साल की उम्र में आप वहाँ पे आपके माँ बाप आपको छोड़ाएं और वो वहाँ पे कई साल में कुछ सीखता है, कुछ नहीं सीखता, कच्चा पक्का वो मैकेनिक बन जाता है। स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। स्किल्ड लेबर हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो, हैं इंस्टीट्यूट बहुत कम है हमारी आबादी के लिहाज से। लोग 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि चलो यार वर्कशॉप में लगवा देंगे, कोई घर में कुछ छोटा 100 रुपया कमा के ले आएगा तो शायद हमारी रोटी एक चल जाए, या 2-4 किसी बम धमाके में खुदा ना खास्ता मर जाएंगे तो हमारे पास कुछ बच्चे। तो ये हमारी सोच है। पॉपुलेशन ग्रोथ पे हम कंट्रोल नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। जो पॉपुलेशन है उसको हम सही तरीके से किसी डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे शुरू की क्लासेस में प्राइमरी लेवल से। तो फिर ये जब तक ये प्लान नहीं बनेगा पॉपुलेशन कंट्रोल का, और फिर जो आपकी पॉपुलेशन है उसको आपने स्किल्ड और नॉन स्किल्ड में उसमें डिवाइड करना है। फिर स्किल्ड भी जो है उसमें भी आपने साइंटिफिक जो नॉलेज है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह की फील्ड में हम उन्हें लेके जाएं ना कि हम उन्हें खाली यूनिवर्सिटी की डिग्रियां पकड़ा के। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ इतनी ज़्यादा बन गई हैं और वो बेतहाशा फीसें लेते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं, कोई किसी को बंदे का पुत्र बना के वो बाहर नहीं निकालते, बस चल सो चल है। तो उसका फिर ये नतीजा निकलना जो निकल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी एक और भी जो प्रॉब्लम है अबसार जो कि लोगों को नज़र आती है, एक तो अभी तक पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये अहमदी है,
जो अहमदियों के साथ हम कर रहे हैं, हमें तकलीफ तो बड़ी होती है कि मुसलमानों के साथ जी ओ बड़ा बुरा सलूक होता है हिंदुस्तान में, लेकिन हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर जी वो फतवे आ जाते हैं रिलीजियस पार्टीज़ के। तो आप ज़रा इन दोनों चीज़ों पे भी अगर रोशनी डालें कि रिलीजियस पार्टीज़ का क्या काम है पॉलिटिक्स में, और वो क्यों इतना फितना क्रिएट किए हुए हैं, एक, और नंबर दो, हम क्यों अभी तक ये हिंदू, सिख और भाई और ज्यूज और अहमदी इनके चक्रों में पड़े हुए हैं। व्हाई वी आर नॉट राइजिंग अबव दिस, यू नो, क्योंकि रिलीजन इज नॉट द मैटर ऑफ द स्टेट, वो आपका अपना खुद का मसला है। तो जरा बताएं प्लीज इसके ऊपर। देखिए, जो मैं इस बात के मुखालिफ नहीं हूँ कि रिलीजियस पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिक्स में अगर आती हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम हो रही हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप उनको पेरिफेरल रखेंगे, फ्रंटियर्स पे रखेंगे, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है कि वो फिर इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो मेन स्ट्रीम रहेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, उसमें रिलीजियस एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये गैर जमहूरी सोच होगी अगर हम उसको डिनाई करें। जो दूसरे प्रॉब्लम्स आपने बताए हैं ना, वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। वो उसकी बुनियादी वजह पोलराइजेशन है, और वो जो पोलराइजेशन है ना, वो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा हुई है, और इसमें मैं अगेन मीडिया को कसूरवार ठहराता हूँ। और मीडिया को जो कंट्रोल करने वाले थे वो उन्होंने रेटिंग के लिए और कोई ख़ास प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पैदा कर दी है कि अब टॉलरेंस लेवल जो पहले ही कम था वो और कम हो गया है। अभी आप देखें, आप अहमदी कम्युनिटी की बात करिए, यहाँ पे सबसे मजबूत या सबसे ज़्यादा जो ग्राउंडेड कम्युनिटी है वो तो देवबंदी है ना। अब देवबंदियों के साथ क्या हुआ बाजौड़ में, एक ही बम धमाके में 60 लोग मारे गए। यहाँ कोई महफूज नहीं है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो। वजह इंटॉलरेंस, वजह पोलराइजेशन, वजह हमारी मुनाफकत, वजह हमारी मईशत बहुत ख़राब है। मैं आपको बार बार कहूँगा कि मईशत बेहतर होगी, पाए बड़ी होगी, तो लोग अपने अपने काम पे तवज्जो देंगे। वेले लोग हैं, काम करने को कुछ है नहीं, ऊपर से आपने उनको प्रोपेगेंडा उनके दिमागों में ड्रिल कर करके कई सालों से उन्हें इंतहा पसंद बना दिया। इंतहा पसंद सिर्फ मजहबी नहीं है, दूसरी साइड के लोग भी इंतहा पसंद है। इंतहा पसंदी जो है ना, ये एक फिनोमिना है, ये एक साइकोलॉजिकल जो है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो सबकी है पाकिस्तान में, किसी एक की नहीं है। अमीर से अमीर, सो कॉल्ड लिबरल से लिबरल, जो शराब भी पीते होंगे, जो पार्टीज भी करते होंगे, वो अपने तौर के इंतहा पसंद हैं। और जो दूसरी तरफ के मजहबी लोग हैं जो हर वक्त अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, वो अपने तौर पे इंतहा पसंद है। तो यहाँ ये जो इंतहा पसंदी है ना, ये इसकी वजह पोलराइजेशन है, इसकी वजह बुरी मुआशी हालात हैं हमारे। और मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, आप लोग दुआ करें हमारे लिए, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले, वरना ये जो बहुत तबाही की बात है। आपने फ्रांस की एग्जांपल दी थी, फ्रांस में जो है वहाँ तो कोई रिलीजियस इंटॉलरेंस बज़ाहिर नहीं है, लेकिन इस्लामोफोबिया तो वहाँ भी है। और वहाँ पे जो कुछ हंगामे हुए हैं, जितना वायलेंस हुआ है वहाँ पे अभी पिछले दिनों, वो इंतहा पसंदी है ना। तो वो जो दुनिया में इंतहा पसंदी फिर रही है, वो पाकिस्तान में भी है, लेकिन हमारे यहाँ बुरी मईशत की वजह से ये प्रोलॉन्ग करती रहती है, बढ़ती रहती है, कम नहीं हो रही। अच्छा, ये एक मैं सेल्फिश सवाल करता हूँ आपसे, और वो ये कि जब इलेक्शन की बात से हमने शुरू की थी आज, क्या इलेक्शन में हम बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, हमको वोट देने का हक आप समझते हैं होगा इस इलेक्शन में? नहीं, पीडीएम तो नहीं देगा। मुझे नहीं, देखें, बाहर आप 3 लोग बाहर है ना, आपके पास अगर पाकिस्तानी सिटीजनशिप है, ये पाकिस्तानी कार्ड, ओरिजिन कार्ड है, तो आपको वोट देने का हक है। अच्छा। सबको है, आप आए वोट डालें, प्रॉब्लम इस पे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, मतलब आप कनाडा में रहते हैं ना, तो आप ये चाह रहे हैं कि हमें कनाडा में ही सहूलत दी जाए, जैसे यहाँ पर है, कनाडा अमेरिका में है, वैसी सहूलत। अल्लाह करे, मेरी दुआ, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करता है। आज प्रोग्राम के आखिर में दुआ करते हैं कि पाकिस्तान कनाडा बन जाए, पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज आ जाएं और पर कैपिटल इनकम उतनी हो जाए जितनी कनाडा में है, तो ज़रूर हम ये फैसिलिटीज़ वहाँ भी प्रोवाइड करनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में है, कैनेडियन शायद पूरी दुनिया में ना हो, पाकिस्तानी तो शायद 1 करोड़ से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में फैले हुए होंगे, या शायद 1 करोड़ के करीब हों। तो इतने लोगों के लिए उनके वोट डालने का बंदोबस्त करना ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन फिर उसमें
एक कॉम्प्लिकेशन ये कि कॉन्स्टिट्यूंसी, मसलन शाजिया को जितना मैं जानता हूँ वो तो इस्लामाबाद से हैं, तो वो इस्लामाबाद के किसी कैंडिडेट को वोट डालेंगी या किसी और को डालेंगी। आप जो हैं, आपका मुझे नहीं पता कि आप कराची से हैं, कराची से हैं, तो आप कराची से किस कैंडिडेट को वोट डालेंगे? एमक्यूएम को डालेंगे, पीटीआई को डालेंगे, जमात इस्लामी को डालेंगे, मुस्लिम लीग को डालेंगे या पीपल्स पार्टी को डालेंगे? तो तमाम बैलेट पेपर्स आप तक पहुंचने चाहिए वहां पे, शाजिया मलिक तक भी तमाम बैलेट पेपर्स पहुंचने चाहिए वहां पे। तो ये तो मैं एक शहर की बात बता रहा हूँ, और इसके अलावा कनाडा में कितने शहर हैं, अमेरिका में कितने शहर हैं। तो एक लॉजिस्टिकली ये इट्स अ नाइटमेयर। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो यहाँ पे वोटों की जो बक्से होते हैं वो मंजिल तक ही नहीं पहुंचते, वो दूसरे तीसरे चौथे दिन पहुंचते हैं। अब कानून बनाया गया कि रात 2 बजे तक आपने नतीजा लाजमी प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक पहुंचाना है, कानून बनाना पड़ा है। तो हम वहां से कैसे इंपोर्ट करेंगे ये सारे रिजल्ट्स? तो इसलिए कुछ प्रैक्टिकल ईवीएम मशीन्स कर लेना सर, ईवीएम मशीन्स कर लेना, ईवीएम्स क्यों नहीं करते हैं? पे देखिए, ईवीएम मशीन्स पे कंसेंसस नहीं हो सका ना, वो दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हो सकी अभी तक। तो पाकिस्तान जहाँ पे हम नहीं यहाँ पे तो होता है सर, 10 मिनट के अंदर सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही रिजल्ट्स आ गए 10 मिनट में। यहाँ पे आपसे बात करते हुए ये यकीन नहीं होता कि मेरी ये बिजली जो है जिसपे मैं लाइट मैंने लगाई हुई अपने और आज इस इंटरनेट है कि यहाँ से 10 मुहर्रम का जुलूस गुजरेगा तो बंद हो जाएगा, यहाँ से किसी और का धरना गुजरेगा तो बंद हो जाएगा, यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलेगा तो वो बंद हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब सर छोड़ो ये दिल जलने वाली बातें। मुझे बताओ आपकी शादी को कितना टाइम हो गया सर? आपकी बताओ जरा, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? अब तो इतना अरसा हो गया कि अब तो लगता है कि शायद हुई नहीं है। 30 इयर्स हो गए? पत्थर के दौर में हुई थी। अच्छा 30 इयर्स हो गए? हाँ 30 इयर्स हो गए तकरीबन, हो गए 30। अच्छा जी, माजिद भाई को हो गए 40 साल। और आप देखें कि आप दोनों मर्द जो है कितने प्यार से उसी एक औरत के साथ वक्त गुजार रहे हैं सर। तो पाकिस्तान जैसी तो रिजिलियंट कौम कोई है ही नहीं। तो आप जरा हौसला रखें, जो है यहाँ पे बड़े अच्छे पाकिस्तानी लोग हैं। ये जो है ना, ये बात मैं और माजिद भाई अलग से बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त से हम एक मिनट ऊपर चले गए। एंड शादी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू आलम साहब, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला फिर कभी जरूर मौका ढूंढेंगे कि आपसे और कुछ नहीं मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। अब सर आपको 30 इयर्स और माजिद भाई को 40 इयर्स, और हमारे यहाँ पे ट्रूडो साहब को सिर्फ 18 इयर्स हुए थे और आज उनका आ गया कि वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है जी, दैट्स अ सैड न्यूज़। लेकिन या मैसेज माजिद भाई को दे रही हैं या मुझे दे रही हैं? दोनों को। तो इस्लाम में तो सेपरेट हुए बगैर भी शादी की इजाजत है। अब आलम साहब, मैं तो हमेशा अपना फोन ये पेन ऐसे रखता हूँ। मेरे सारे नाजरीन और सामीन को पता है कि मैं इनसे कहता हूँ कि देखो ये जो बैठी है ना, डोंट लिसन टू हर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वंडरफुल इवनिंग। बहुत शुक्रिया सर। जी बाय।